हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी एट्थ क्लास की हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। भारत में कंपनी राज्य विस्तार। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी ने कैसे भारत पर अपना विस्तार किया, राज्य स्थापित कर दिया और उसके बाद पूरे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर अपना एक साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार के करने आई थी और उसने क्या उतने बड़े देश पर क्या कर लिया, अपना राज्य और अधिकार स्थापित कर लिया। मतलब आई किस लिए थी? व्यापार के लिए आई थी। लेकिन क्या कर लिया? अपना अधिकार स्थापित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके देश में एक कंपनी आती है जो किस लिए आती है? जो सिर्फ व्यापार के लिए आती है और क्या कर लेती है? उस पर अधिकार करके शासन स्टार्ट कर देती है, यानी कि शासन प्रारंभ कर देती है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आइए, उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, किन नीतियों के आधार पर उन्होंने भारत में अपना अधिकार स्थापित किया। तो बात की जाए तो इसमें सबसे जो इनकी नीतियां थी, सबसे पहली नीतियां जो इन्होंने नीतियां अपनाई, यानी कि जिसके कारण ये क्या अपना अधिकार स्थापित किया, अधिकार स्थापित किया। तो कौन कौन सी नीतियां थी? सबसे पहली आती है वेलेजली की सहायक संधि आती है। सबसे पहले आती है वेलेजली की सहायक संधि क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आती है डलहौजी की राज्य हड़प नीति। तीसरे नंबर पे जो इनकी नीतियां थी वो क्या थी? कुशासन का आरोप लगाते थे। कुशासन का आरोप लगाकर वो किस में आ जाता था? वो भी राज्य हड़प में ही आ जाता था। लेकिन फोर्थ नंबर पे थी फूट डालो राज करो नीति, या फिर आप कह सकते हो साम दाम दंड भेद नीति। तो फूट डालो राज करो नीति थी। और क्या बात करें, इसी से क्या किया इन्होंने? पूरे भारत को अपने एक अधिकार क्षेत्र में ले लिया। पहले बात की जाए, हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। हमने क्या बात की थी कि कैसे 1757 के प्लासी के युद्ध में 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल को क्या कर लिया था? बंगाल पर एक अधिकार स्थापित कर लिया था। लेकिन जैसे ही 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के अकॉर्डिंग इलाहाबाद की संधि के तहत क्या कर दिया? यूपी भी इनके अंडर में आ गया थोड़ा सा, मतलब। और बंगाल पर क्या मिल गया? बंगाल पर दीवानी का अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया। अधिकार प्राप्त हो गया अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त हो गया दीवानी का। बात की जाए दीवानी के अधिकार के साथ में दोहरा शासन भी स्टार्ट हो गया। दोहरा शासन यह होता था, जो प्रशासनिक मामले होते थे, प्रशासनिक मामले वो कौन देखता था? वो देखता था नवाब या राजा देखता था। और जो राजस्व विभाग या राजस्व मामले होते थे, राजस्व मामले यानी कि रेवेन्यू जो प्रॉब्लम होती थी वो कौन देखते थे? वो अंग्रेज देखते थे, यानी कंपनी देखती थी। अंग्रेज या कंपनी देखती थी। इसे कहते हैं दोहरा शासन। मतलब राजस्व से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो कौन देखती थी? कंपनी देखती थी। और
जो प्रशासनिक मामले थे, जो भी खर्च उठाना पड़ता था वो नवाब को उठाना पड़ता था, और इन्हें यहाँ पे टैक्स भी लेना देते थे कौन, नवाब या राजा, क्योंकि ये 1764 का बक्सर का युद्ध जीत गए थे। तो उसके बाद अब बात आती है कि इन्होंने भारत को किस तरीके से पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो जैसे कि वेलेजले की बात करें, सहायक संधि, वेलेजले की सहायक संधि, सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि के अकॉर्डिंग ये किसी राजा पर दबाव बनाते थे, या फिर उसे एक पत्र, या फिर आप कह सकते हो उसके पास क्या भेजते थे, एक पत्र भेजते थे जिसमें कहा जाता था कि या तो तुम हमारी क्या सेना, मतलब आप कह सकते हो सेना को आप क्या कर लें, हमारी सेना के साथ जुड़ जाएं और हमारी सेना को अपने अंडर रख ले, अपनी सेना के अंडर रख ले, या फिर आप कह सकते हो कि ये दबाव बनाते थे कि जो आप राजा हैं, जो राजा हैं उनके ऊपर, यानी उन्हें हमारी सेना रखनी पड़ेगी, उन्हें सेना रखनी पड़ेगी, बदले में हम क्या देंगे, सिर्फ उन्हें हमारी सेना का खर्च उठाना पड़ेगा, बदले में हम उनको हेल्प करेंगे। यदि आपसे कोई युद्ध करता है तो उसमें हम सेना को भेजेंगे, यदि आप पर कोई भी अटैक होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी सेना देखेगी, हम देखेंगे, बदले में आपको क्या सेना का खर्च उठाना पड़ेगा। दूसरा, इस संधि के तहत, सहायक संधि के तहत हम, यानी राजा कोई भी युद्ध कंपनी की मर्जी के बिना नहीं कर सकते थे, ना तो कोई संधि ना कोई युद्ध कंपनी के बिना नहीं कर सकते थे, तो ये सब उसमें कहा गया था। और बात की जाए, यदि कोई राजा या शासक कम जो रेजिमेंट होती थी, मतलब या फिर सेना होती थी, उसका खर्च नहीं उठा पा रहा है, तो उसके बदले क्या करता था, वो जमीन का थोड़ा टुकड़ा, यानी अपनी जमीन का कुछ, अपने शासन की जो जमीन थी उसका टुकड़ा दे देता था, जिससे कंपनी के जो सैनिक थे उनका खर्च चलता था। तो इस तरीके से सहायक संधि बहुत कारगर हुई। इसके बाद जब सहायक संधि में जब इस तरीके से राजा अपनाने लगे, तो उसके बाद उनकी अपनी सेना कमजोर पड़ती चली गई और जो अंग्रेजी सेना थी वो मजबूती प्रदान होती चली गई। उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे उनका राजाओं का पतन होने लगा और जो ब्रिटिश सेना एक शक्तिशाली सेना बन गई। राज्य हड़प नीति में क्या होता था, राज्य हड़प नीति डलहौजी ने चलाई। इसके अकॉर्डिंग डलहौजी ने चलाई। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जिस राजा को कोई पुत्र ना हो, राजा या रानी को पुत्र ना हो, वो गोद ले सकता था, यानी दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिए पुत्र को दत्तक पुत्र, यानी गोद ले सकता था पुत्र को और अपना शासन उसे सौंप सकता था। परंतु क्या हुआ, डलहौजी ने क्या कहा, जिस राजा के पुत्र ना होगा, पुत्र नहीं है, उसका जो शासन होगा या उसका जो राज्य होगा वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन होगा, यानी कि वो उस दत्तक पुत्र को, यानी गोद लिए पुत्र को मान्य नहीं मानेंगे और उसका जो राज्य होगा वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन होगा, यानी उनके अंडर आ जाएगा। और क्या करते थे, अगर राज्य हड़प नीति में एक ये नीति थी, दूसरी नीति थी कुशासन का आरोप। कुशासन यानी कि कुछ राजाओं के जो पुत्र होते थे या फिर वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे, उनके सब चीजें ठीक थी, परंतु क्या होता था, वो उन पर कुशासन का आरोप लगा करके उनका राज्य हड़प लेते थे। इसे कहते हैं किसकी, डलहौजी की राज्य हड़प नीति। अब देखते हैं इस तरीके से जो राज्य यानी कि हड़पे गए थे, उनमें सबसे पहले हम मैसूर पढ़ेंगे। मैसूर के बारे में थोड़ा सा जान लें, तो मैसूर क्या था, सबसे पहला मैसूर पढ़ेंगे। मैसूर की बात करें तो मैसूर कहाँ पड़ता है, वर्तमान कर्नाटक की तरफ पड़ता है।
परंतु उस समय पे जो विशाखा, आप कह सकते हो विजयनगर था, सॉरी विजयनगर था, वो जब उसका पतन हो रहा था, तो जब पतन हुआ तो उसके पतन के कारण क्या हुआ, मैसूर राज्य अपनी स्वाधीनता स्वीकार कर ली। मतलब क्या हुआ, जब विजयनगर का पतन हुआ तो उसके छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया, उसमें से एक था मैसूर राज्य था, मैसूर था। तो मैसूर ने क्या किया, स्वतंत्रता या स्वाधीनता या स्वतंत्र हो गया। यानी कि पहले क्या था, वो विजयनगर के अंडर आता था, लेकिन क्या हुआ, वो अपने आप से स्वतंत्र हो गया। जब स्वतंत्र हो गया तो इसमें 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्टार्ट हुआ मैसूर साम्राज्य। जब 18वीं सदी में क्या था, एक हैदर अली एक उच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। उच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ, उच्च अधिकारी के उसमें नियुक्त हुआ। कौन, हैदर अली। 18वीं शताब्दी के लगभग, 18वीं शताब्दी में जब उसे क्या हुआ, कुछ पद दिया गया, लेकिन उसकी कुशाग्र बुद्धि, यानी कि आप कह सकते हो कुशाग्र बुद्धि, अब बहुत इंटेलिजेंट था, और या सैन्य बल के आधार पर कुशाग्र बुद्धि और सैन्य परीक्षण के कारण, या सैन्य बुद्धि भी कह सकते हैं आप, सैन्य बुद्धि यानी कि सैन्य, मतलब कि सेना के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त थी उसे। तो कुशाग्र बुद्धि, और यानी कि एक ग्रुप बन जैसे होता है, सेना का एक लीडर होता है, उसमें बहुत माहिर था, लोग उसकी बातें मानते थे। तो कुशाग्र बुद्धि के कारण क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या हो गया, उच्च पद पर पहुंच गया। यानी कि पहले भी वो उच्च अधिकारी था, लेकिन अब बहुत उच्च पद पर पहुंच गया, और उसने क्या कर लिया, मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि मैसूर पर अधिकार कर लिया। किसने, हैदर अली ने कर लिया। तो हैदर अली के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हैदर अली ने मैसूर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। देखिए, एक सैनिक के रूप में आया था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उच्च अधिकारी के पद पर था, फिर उच्च पद ग्रहण किया। उच्च पद ग्रहण करने के बाद क्या किया, अधिकार कर लिया किसने, मैसूर पे। यानी कि एक छोटा सा जो सैनिक था, जो केवल एक उच्च पद पर था, धीरे धीरे कैसे एक मैसूर का शासक बन गया, यानी कि मैसूर का शासक बन गया। अब बात करते हैं, तो मैसूर का शासक बन गया। शासक बनने के साथ साथ क्या था, मैसूर तो था ही, मैसूर धीरे धीरे ये क्या कर रहा था, समुद्र तट तक फैल रहा था। इसका साम्राज्य समुद्र तट तक क्या फैल रहा था, ये अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, फैला रहा था, मतलब कि विस्तार कर रहा था। धीरे धीरे जब विस्तार कर रहा था तो क्या हुआ, अंग्रेजी जो शक्तियां थी या कंपनियां थी, अंग्रेजी शक्तियां या कंपनियां जो थी, उन्हें डर हुआ। डर किस बात का हुआ, डर इस बात का हुआ, यदि धीरे धीरे मैसूर का जो शासक है हैदर अली यदि धीरे धीरे उसने क्या किया, समुद्री तट पर अधिकार कर लिया, तो हमारे व्यापार को संकट है, व्यापार पर संकट आ जाएगा। क्योंकि अगर उसका व्यापार पर संकट आ जाएगा, अगर हैदर अली समुद्री तट पर अधिकार करता है, तो क्या होगा, वो हमसे टैक्स लेगा, बाकायदा टैक्स लेगा, और हमारे व्यापार में क्या होगा, घाटा होगा। घाटा क्यों, क्योंकि एक जो राजा है जो धीरे धीरे समुद्र तट की ओर अपना विस्तार कर रहा है, तो वो हमसे टैक्स लेगा, और हम टैक्स देंगे तो हमें घाटा होगा। तो इसके चलते अंग्रेजों ने एक प्लानिंग बनाई, जिसके चलते 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। जिस नीति के चलते क्या हुआ, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कितने, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। 2 तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो पहला हुआ वो हैदर अली वर्सेस अंग्रेज हुआ। हैदर
वर्सेस अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ। दूसरा हैदर अली वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ, अंग्रेज। बट क्या हुआ यहाँ पे, ये इसकी मृत्यु हो गई थी, तो टीपू सुल्तान भी एंट्री कर चुके थे। टीपू सुल्तान कौन है, इनके पुत्र, हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। और जो तीसरा हुआ वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। फोर्थ नंबर भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। अब ये कौन थे हैदर अली, वो टीपू सुल्तान। यानी कि क्या हुआ, पहला युद्ध जो हुआ 1767 से, देखिए 1767 से 1769 तक हुआ। 69 यानी 2 साल तक चला, 2 साल तक ये युद्ध चला। किसके बीच, अंग्रेजों के और किसके, इसके हैदर अली के। क्या हुआ इसमें, क्या था, हैदर अली के विरुद्ध क्या था, निजाम और कर्नाटक के नवाब एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, ठीक है ना, बनाया। किंतु क्या हुआ, हैदर अली विचलित नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, जो पहला युद्ध है, पहले युद्ध की बात करें, जो पहला युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769 तक हुआ था। इसमें क्या हुआ, जो हैदराबाद के निजाम, ठीक है ना, हैदराबाद के निजाम होते हैं, निजाम हुए, मराठा। तीसरे नंबर के थे कर्नाटक के नवाब। इन्होंने क्या, एक मोर्चा निकाला, किसके खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ। कौन, निजाम, हैदराबाद के निजाम, मराठा जो कि महाराष्ट्र के थे, कर्नाटक के नवाब। ये 3 शक्तियां थी जिन्होंने क्या, एक तरह से इसके विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद क्या हुआ, जब इन्होंने देखा कि इन्होंने विद्रोह कर दिया, तो ये विचलित नहीं हुए, इन्होंने दिमाग से काम लिया। हैदर अली ने क्या किया, दिमाग से काम लिया। उन्होंने मराठों को धन देकर, देखिए उन्होंने क्या किया, मराठों को तो धन देकर, मराठों को धन देकर और निजाम को, ठीक है ना, निजाम को क्या किया, निजाम को प्रदेश का परलोकन, या फिर आप कह सकते हो प्रदेश की जमीन देकर अपनी ओर मिला लिया। यानी निजाम को क्या किया, निजाम को राज्य परलोकन, यानी कि आप कह सकते हो राज्य देने का वादा किया कि आपको आपके राज्य में जमीन दी जाएगी या फिर ये वगैरह वगैरह, तो राज्य परलोकन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परलोमन कहते हैं, परलोपन नहीं कहते, परलोमन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि उन्हें जमीन का लालच दिया, इन्हें धन का लालच दिया, मराठों को धन का लालच दिया, निजाम को जमीन का लालच दिया। बचे कर्नाटक के नवाब क्या अंग्रेजों के साथ लड़े, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़े, साथ थे अंग्रेजों के। तो यहाँ पर पार्टी बन गई 2, इधर निजाम मराठा हैदर अली और इधर कर्नाटक के नवाब प्लस अंग्रेज। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम क्या निकला, हैदर अली युद्ध जीत गए थे, जैसा कि पता है हैदर अली युद्ध जीत गए। और क्या कर दिया, जब ये हुआ तो हैदर अली ने मद्रास चेन्नई की संधि की। इसके बाद क्या हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई, मद्रास और किसकी, मद्रास की संधि। इस मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 को। और उसका भी टाइमिंग पीरियड 4 अप्रैल को हुआ, 4 अप्रैल यानी कि 4 अप्रैल 1769 यानी कि 1769 में। तो मद्रास की संधि, इसके तहत क्या हुआ, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुई, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई। तो इसमें क्या हुआ, जो भी एक दूसरे के प्रदेश जीते गए थे वो वापस लौटा दिए गए और एक दूसरे की सहायता का वचन लिया। देखिए सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हुए थे उसके अकॉर्डिंग क्या किया, जो प्रदेश यानी कि प्रदेश या देश जो भी जीते थे वो वापस कर दिए। दूसरा, सहायता का वचन दिया, एक दूसरे को सहायता का वचन,
देखिए अब इस एक वचन के कारण ही दूसरा क्या होगा, इस एक वचन के कारण क्या होगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा किसके कारण, उस एक के कारण दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, क्योंकि सहायता का वचन देकर के वो पीछे हट जाते हैं, सहायता का वचन देकर के पीछे हट जाते हैं। पीछे हटने का कारण क्या है वो हम बताएंगे, अंग्रेज पीछे हट जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, सहायता का वचन दे दिया, अब बात आती है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए इसमें क्या था, एक साल छोड़ दीजिए, ठीक है ना, एक साल क्या पूरे हमारा 69 तक था, तब 11 साल छोड़ दीजिए, उसके बाद हुआ, यानी कि 1780 से लेकर 1700 कितने साल तक, 84 तक हुआ, 4 साल तक, 84 तक, यानी 4 साल रहा, 4 साल ये युद्ध चला। चलने का कारण क्या था, चलने का कारण क्या था, 1771 पर क्या था, 1771 की बात है, 1771 ईस्वी की बात है। मराठों ने क्या किया, किस पर, हैदर अली यानी कि मैसूर पर, हैदर अली पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, यानी कि अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। मराठों ने 1771 की बात है, किस पर, हैदर अली पर अटैक कर दिया। और 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ था, एक संधि हुई थी, जिसमें क्या कहा था, हैदर अली और अंग्रेज एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन यहाँ पे हैदर अली पर किसने, मराठों ने अटैक कर दिया, अंग्रेज तो सहायता के लिए नहीं आए। तो अंग्रेज जब सहायता के लिए नहीं आए तो इसमें क्या किया, हैदर अली ने निजाम और मराठों को मिलाकर, ठीक है ना, देखिए अभी युद्ध मराठों के बीच ही था 71 में, लेकिन इसने फिर से क्या किया, फिर से थोड़ा अपना दिमाग यूज किया, और दिमाग यूज करने के बाद क्या, जिससे युद्ध हुआ उसे ही अपनी ओर कर लिया, किसे, मराठों और निजाम को फिर से मिला लिया, किसने, हैदर अली ने फिर से निजाम और किससे मिला लिया, मराठों को मिला करके क्या कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध फिर युद्ध कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, युद्ध कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर दिया, युद्ध। अब जब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ तो अंग्रेज चुप थोड़ी बैठेंगे, और उन्होंने क्या कर दिया, एक मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा निकाला, यानी कि युद्ध किया, योजना बनाई, ठीक है ना। और जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, कर्नाटक पर। और कब, जुलाई 1780 की बात है, कहां कर दिया, कर्नाटक पर अटैक कर दिया। कर्नाटक तो शायद, कर्नाटक पे तो नवाब का अधिकार था, बिल्कुल सही, कर्नाटक पर नवाब का अधिकार था, लेकिन कर्नाटक पर नवाब के अधिकार के साथ में अंग्रेजों का अधिकार भी था, क्योंकि जो 1769 यानी कि 1769 में क्या था, जो युद्ध हुआ था पहला आंग्लो मैसूर युद्ध, उसमें कर्नाटक उनके साथ थे, और अब अंग्रेज जो के अंडर में था, कौन सा, कर्नाटक। तो उन्होंने कहा किया, कर्नाटक पर युद्ध, वो आक्रमण किया, जहां जो किसके अधीन था, कर्नल बेली। कर्नाटक इस समय किसके अधीन था, कर्नल बेली के अधीन था, और अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और उसके बाद क्या, अर्काट जीत लिया, एक अर्काट एक प्लेस है, या अंकाट बोल देते हैं, ठीक है ना, अर्काट को जीत लिया, यानी कि कर्नल बेली को हरा करके, कहां से, कर्नाटक पर अटैक किया, जो किसके अंडर था उस समय, कर्नल बेली के अंडर था, और उसे हरा करके क्या किया, उसे हरा करके अर्काट जीत लिया। इसी बीच निजाम और मराठा जो थे, इसी बीच क्या थे, निजाम और मराठा हैदर अली से अलग, ठीक है ना, कर दिया, ठीक है ना। इसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया, एक प्लानिंग बनाई, प्लानिंग बनाने के बाद अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अलग कर दिया, किससे, हैदर अली से अलग कर दिया। मतलब अब तक ये तीन शक्तियां मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी, पहला जीत गई थी, दूसरा भी जीत गई है,
किसे? कर्नल बेली को हरा करके कर्नाटक पर अटैक करके काट जीत लिया। लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने? एक चाल खेली, कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, वो फॉलो किया। उन्होंने क्या किया? डिवाइड किया, निजाम और मराठों को इनसे अलग कर दिया। अलग कर दिया तो हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली इस स्थिति में सामना किया, ठीक है, इस स्थिति में सामना किया। देखिए उन्होंने सामना किया, परंतु क्या नवंबर 1781 में वे पराजित हो गए। क्या हुए? वे पराजित हो गए। पराजित हो गए मतलब नवंबर, जब मराठे और अलग हो गए, मराठे और निजाम अलग हो गए, मराठे प्लस निजाम, निजाम अलग हुए, अलग हो गए तो क्या हुआ? हैदर अली फिर भी लड़ा, हैदर अली फिर भी लड़ा, हैदर अली फिर भी लड़ा, लड़ा और लड़ा क्या? नवंबर को फिर पराजित हो गया वो, क्योंकि अकेला पड़ गया था। अब देखिए जब तो उसके साथ सिर्फ अंग्रेजों के साथ कर्नाटक का नवाब था, लेकिन अब निजाम और कौन? मराठे, दोनों के दोनों उसके साथ थे, दोनों उसके साथ थे। तो क्या हुआ? हैदर अली लड़ा लेकिन हार गया। नवंबर 1781 में वो हार गया, हार गया, हार गया। जब हार गया, ठीक है, 1782 की बात ही समझो। 1782 ईस्वी में हैदर अली अंग्रेजों से बुरी तरह हारा और क्या हुआ? 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। कब? 6 दिसंबर 1782 को। और क्या हुआ? दिसंबर को 6 दिसंबर, कौन सी? 6 दिसंबर 1782 को, 6 दिसंबर 1782 को हारने के बाद मृत्यु हो गई। मृत्यु, इस मृत्यु हो गई। ये किसी ने, हैदर अली की किसी ने हत्या नहीं की, वो खुद अपनी मृत्यु मरे हैं। तो 6 दिसंबर 1782 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनके पुत्र आएंगे। अभी इनके पुत्र आएंगे 6 दिसंबर के बाद। मोर्चा कौन संभालेंगे? इनके पुत्र। हैदर अली के बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान आए। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान आए। टीपू सुल्तान ने पूरा मोर्चा संभाला, मोर्चा संभाला और राज्य का उत्तरदायित्व संभाला, ठीक है ना, मोर्चा और राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। तो टीपू ने एक, ठीक है ना, 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। देखिए 82 में बात करें ना, 6 दिसंबर 1782 में तो बेचारे की मृत्यु हो गई हैदर अली की, लेकिन उसके बाद मोर्चा संभाला और 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। बात की जाए अभी जो युद्ध हारे थे, जब मराठे इधर से इधर चले गए थे, नवंबर 1781 की बात है, कंप्लीट युद्ध नहीं हारे थे, वो कुछ जगह पे युद्ध हारे थे, मतलब एक तरह से वहां पे सेना हार चुकी थी, लेकिन अभी भी युद्ध चल रहा था। और उसके बाद भी उसके पुत्र जो थे टीपू सुल्तान, उन्होंने भी 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। और दोनों पक्षों में क्या हुआ? दोनों पक्षों में मार्च 1784 में, मार्च 1784 में, 1784 की बात है, मार्च 1784। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ? एक दूसरे का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो उन्होंने 17 आप कह सकते हो मार्च 1784 को क्या हुआ? मंगलोर की संधि कर दी। पहले वाली थी मद्रास की संधि, जिसमें क्या सहायता की वो रखी गई थी सर, लेकिन ये वाली है मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि की बात की जाए तो मंगलोर की संधि हुई थी किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेजों के और टीपू सुल्तान के बीच। लेकिन पहली संधि किसके बीच हुई थी? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, अंग्रेजों के बीच हुई। अब इसके बाद चलता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा, ये कब स्टार्ट हुआ था? अब देखते हैं। 2 युद्ध हो चुके हैं, जो कि हम पहला पढ़ चुके हैं। पहला कब से कब तक है? पहला 1769 से 67 से 69 तक है। सेकंड 1780 से 84 तक है। अब तीसरा युद्ध चलेगा 1790 से 92 तक चलेगा, 1790 से 92 तक चलेगा। और उसके बाद 1799 में मृत्यु हो जाएगी। किसकी? टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु हो जाएगी। तो अब चलते हैं तीसरे युद्ध के पास। तीसरे युद्ध में क्या क्या हुआ? मैसूर आंग्ल मैसूर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। आप जानते हैं 1790 ईस्वी में हुआ।
टीपू कोचीन रियासत अपने अधीन मानता था। कारण क्या था लड़ने का? देखिए, टीपू सुल्तान जो कोचीन था, कोचीन आप जानते हो कहां पे पड़ता है? केरल कोचीन। दरअसल जो कोचीन था, टीपू सुल्तान मानता था ये किसके अधीन है? ये अधीन है किसके? मैसूर के। लेकिन अब इससे क्या हुआ, मतलब कि इसने युद्ध कर दिया, तो जो त्रावणकोर का महाराजा जो था, त्रावणकोर का महाराजा क्या किया? त्रावणकोर का जो महाराजा था, या आप कह सकते हो त्रावणकोर के महाराजा ने इसे क्या किया? इससे कोचीन रियासत को स्थित जैकोटो और क्रामानूर मोल लेने का प्रयत्न किया। ठीक है ना? कौन कौन से? दो। एक तो जैकोटे बोलते हैं, जैकोटे। ठीक है ना? जैकोटे तथा क्रागानूर। दूसरा कौन सा? क्रागानूर। ये दो जो थे ना, जैकोटो और क्रागानूर, क्या किया? उस रियासत ने मतलब कि क्या मोल लेने का प्रयत्न किया था, और जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। ठीक है ना? आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण करने के बाद अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया। देखिए, यहाँ पे फायदा ढूंढते थे, टीपू पर आक्रमण कर दिया, मतलब आप जानते हैं क्या था। अब देखिए, यहाँ पे कहानी समझिए। केरल कोचीन का जो मैसूर का कोचीन का एरिया था, वो जो टीपू सुल्तान समझता था कि वो मेरे अंडर है। इसी वजह से क्या था? इसके अंडर अधीन था। लेकिन क्या, त्रावणकोर का महाराज था, उसके दो गांव में जैकाटो और क्रागानूर को क्या? मोल लेने का प्रयत्न किया था। किससे? खरीदना चाहता था। लेकिन वो क्यों बेचे? क्योंकि वो जानता था कोचीन समुद्र तट पर पड़ता है, और वो व्यापार के तौर से बहुत इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। तो इसके चलते क्या हुआ, जो टीपू ने त्रावणकोर के महाराजा पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो इधर से क्या हुआ, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के साथ मिलकर किस पर अटैक कर दिया? टीपू पर आक्रमण कर दिया। मतलब ये चाहते थे कि यहां से मैसूर में से टीपू सुल्तान हट जाए, तो हम व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? त्रावणकोर के राजा के साथ मिलकर क्या कर दिया? अटैक कर दिया टीपू सुल्तान पर। अंग्रेजी सेना वेल्लूर तथा अंबूर से होती हुई, ठीक है ना, अटैक कर दिया। लेकिन वहां पे क्या किया? अंग्रेजी सेना जो थी वेल्लूर और अंबूर से होती हुई कहां पहुंची? बंगलोर पहुंच गई। यहां पे तो इनके साथ लड़ ही रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी सेना और आ रही है। अभी देखिए, अंग्रेजी सेना और आ रही है। किससे लड़ रहे हैं? टीपू सुल्तान से लड़ने आ रही है अंग्रेजी सेना। कहां से? वेल्लोर और अंबूर से होती हुई, ये अंबूर से होती हुई कहां गई? पहले बंगलुरु गई, यानी बेंगलुरु गई। ठीक है ना? बेंगलुरु पहुंचने के बाद क्या हुआ? बेंगलुरु तक पहुंच गई, जिसे मार्च 1791 में जीत लिया। ठीक है ना? और बेंगलुरु पहुंची और बेंगलुरु पर अधिकार कर लिया। कब? मार्च 1791 की बात है। उसने क्या किया? बेंगलुरु जीत लिया। कहां से होते हुए आई थी? वेल्लोर और अंबूर से होती हुई, यानी नीचे पड़ते हैं वेल्लोर और अंबूर, वहां से होते हुए बेंगलुरु पर पहुंची। बेंगलुरु पर अधिकार कर लिया। और किसके साथ है? अभी ये त्रावणकोर के महाराजा के साथ है। जब कर लिया तो अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। ऐसे ही करते हुए बेंगलुरु पर किया, और फिर कहां पहुंची? फिर पहुंची श्रीरंगपट्टनम पहुंच गए श्रीरंगपट्टनम।
श्रीरंगपट्टनम आप जानते हो ये किसकी राजधानी थी, ये मैसूर की राजधानी थी, स्पेशली टीपू सुल्तान की राजधानी रही श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी मैसूर की राजधानी। और यहाँ पर क्या कर दिया, अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, कोयम्बटूर भी जीत लिया, कोयम्बटूर श्रीरंगपट्टनम पहुंच गई प्लस कोयम्बटूर, कोयम्बटूर भी जीत लिया, बटूर जीता, कोयम्बटूर जीता। यानी कि मार्च 1791 में बेंगलुरु जीत लिया, कोयम्बटूर जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम में पहुंच गई है। इस समय क्या हो गई है, अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम में पहुंच गई है। और परंतु क्या हुआ, कोयम्बटूर भी जीत लिया और क्या हुआ, लेकिन हाँ कोयम्बटूर जीत तो लिया, लेकिन शीघ्र ही क्या हुआ, उसे हाथ से खोना पड़ा, हाथ से खोना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजी सेना ने इसे जीत तो लिया, लेकिन यहाँ पर सेना अधिक ना होने के कारण क्या हुआ, इसे क्या हुआ, इसे खोना पड़ा, ठीक है ना, किसे खोना पड़ा, अंग्रेजों को खोना पड़ा। लेकिन